तो आजकल हम लोग अपने सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा रिसेशन वर्ड्स को सुन रहे हैं। तो आज हम इस बारे में ही बात कर रहे हैं कि रिसेशन होता क्या है और जो रिटेल इन्वेस्टर है उनको इस रिसेशन में क्या करना चाहिए। और इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि क्या हमें रिसेशन से डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए। इसके लिए कोई इमोशनल नहीं, हम एक फैक्चुअल रीज़न को भी देखेंगे। तो अब चलते हैं और देखते हैं कुछ रिसेशंस के डेटा को। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि रिसेशन होता क्या है। तो इसके लिए हम बहुत ही सिंपल रिसेशन के लिटरल मीनिंग पे जाएंगे। तो सिंपली आप गूगल करो रिसेशन का मीनिंग क्या होता है, तो यू विल सी टेम्पररी इकोनॉमिक में जो डिक्लाइन आता है, जिस ड्यूरेशन में कि ट्रेड और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ कम पड़ जाती है, जो जनरली आइडेंटिफाई किया जाता है कि अगर जीडीपी जो 2 क्वार्टर में वो फॉल करता है तो समझो रिसेशन है। तो अब अगर इस डेफिनेशन को ध्यान में रखें और मैं आपको कुछ जीडीपी का डेटा दिखाऊं पास्ट 3 क्वार्टर्स का, तो आप देखोगे कि ये 20% से फॉल होकर 8% पे आया, फिर 8% से फॉल होकर 5% पे आया। तो आप बोल सकते हो कि 2 क्वार्टर में जीडीपी फॉल हुआ है, इसका मतलब हम लोग ऑलरेडी रिसेशन में हैं। देयर विल नॉट बी एनी कन्वर्सेशन लाइक कि रिसेशन में हम होंगे, हम ऑलरेडी रिसेशन में हैं। क्यों? क्योंकि जो भी आया है डेफिनेशन की फॉल डाउन इन जीडीपी इन 2 क्वार्टर, इसमें किसी ने ये नहीं बताया कि कितने से जीडीपी फॉल होना चाहिए, बाय 5%, 8%, 10%, तब हम उसे रिसेशन बोलेंगे। सिंपली डेफिनेशन में क्या है कि अगर 2 क्वार्टर्स में जीडीपी फॉल करता है, इट मीन्स वो रिसेशन है। तो सबसे पहले तो अगर रिसेशन है तो डरने की बात नहीं है। और जनरली हम रिसेशन को डिप्रेशन के जैसा समझ लेते हैं कि जैसे कि द ग्रेट डिप्रेशन जो 1930s में आया था, जिस टाइम पे यूएस इकोनॉमी ऑलमोस्ट 50% श्रिंक कर गया, जहाँ से रिकवर करने में 15 ईयर्स लगा था। तो दैट इज़ अ डिप्रेशन जो कि ग्रेट डिप्रेशन बोला जाता है हिस्ट्री में। तो ग्रेट डिप्रेशन और डिप्रेशन अलग है, रिसेशन अलग है। अगर बहुत प्रोलॉन्ग्ड टाइम तक 2 ईयर्स 3 ईयर्स तक रिसेशन जाता है तब उसे डिप्रेशन बोलते हैं, और वो बहुत सीवियर हो जाता है तब ग्रेट डिप्रेशन बोलते हैं। तो रिसेशन इज़ डिफरेंट, डिप्रेशन इज़ डिफरेंट, इन दोनों को मिक्स करके डरने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम एक चीज़ इमेजिन करें कि सपोज नेक्स्ट क्वार्टर में जो हमारा जीडीपी आता है वो 6% इंक्रीज आता है, तो वो लास्ट क्वार्टर से थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसका मतलब हम रिसेशन से बाहर आ गए। तो ये इतना भी बाइनरी नहीं है। तो आप बोल सकते हो सिंस जीडीपी अभी भी पॉजिटिव में, ऑल्दो वो फॉल हुआ है 20 से 8%, फिर 4%, बट स्टिल इट इज़ इन पॉजिटिव। तो आप बोल सकते हो रैदर देन रिसेशन की इकोनॉमिक स्लो डाउन आया है। जैसे कोविड के टाइम पे आप डेटा में देखोगे तो उस टाइम पे जीडीपी पूरा नेगेटिव चला गया था। तो उस टाइम के लिए, कोविड के टाइम के लिए आप बोल सकते हो रिसेशन ज़्यादा सीवियर था, क्योंकि हमारा जीडीपी भी नेगेटिव में चला गया था, फिर अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत जगह पे आई थी, बहुत सारे न्यूज़ आ रहे थे फायरिंग के। तो उस टाइम पे रिसेशन ज़्यादा सीवियर था देन नाउ। अभी रिसेशन है, स्लो डाउन आया है इकोनॉमी में, बट स्टिल हमारा जो जीडीपी में ग्रोथ रेट है वो अभी भी पॉजिटिव में है, और इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं हो रही। कुछ स्टार्टअप्स ने फायरिंग की है, बट नेट नेट अगर आप सिचुएशन देखोगे अपने सराउंडिंग में भी और हर जगह पे, तो थोड़ा सिचुएशन स्टेबल है, एटलीस्ट कोविड के जैसा नहीं है। तो ये था रिसेशन एंड उसके अराउंड कुछ डेटा। तो अब हम बात करते हैं कि हमें रिसेशन से डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए। इसके लिए हम लोग एक साइकिल को समझते हैं कि सपोज करो कि कहीं पे हाई डिमांड है जिसके कारण इन्फ्लेशन हाई होगी। तो अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है। ठीक है, अब अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाता है, डिमांड लो होगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन लो हो जाएगी। क्योंकि डिमांड कम है तो ऑब्वियसली अगर आप मार्केट में 1 kg सर्फ का जरूरत है तो कंपनी 100 kg प्रोड्यूस करके क्या करेगी। तो अगर डिमांड कम होगा तो प्रोडक्शन कम होगी। अब प्रोडक्शन जैसे ही कम होगी तो सिंस कंपनी अब प्रोड्यूस ही कम कर रही है तो उनका एम्प्लॉयमेंट और ये सब चीज़ भी कम होगा। तो धीरे धीरे ये अनएम्प्लॉयमेंट और इस सब चीज़ की तरफ पे जाने लगता है, और यहीं पे आप देखोगे तो रिसेशन या इकोनॉमिक स्लो डाउन आता है। ठीक है, सिंस अब प्रोडक्शन लो हो गया तो डिमांड भी कम है, तो हमारा इन्फ्लेशन भी लो हो जाता है। ठीक है, सिंस इन्फ्लेशन अब लो हो गया तो गवर्नमेंट फिर से इंटरेस्ट रेट को लो कर देती है, और जैसे इंटरेस्ट रेट को लो करती है तो फिर क्या होता है, फिर डिमांड बढ़ता है, फिर प्रोडक्शन बढ़ता है। जैसे डिमांड बढ़ा फिर प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फिर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो धीरे धीरे हम उस रिसेशन से बाहर आने लगते हैं और फिर से इकोनॉमी ग्रो करने लगता है स्लोली। ये जो था कि जो लो इंटरेस्ट रेट आया, वहाँ से फिर लो इंटरेस्ट रेट के कारण क्या हुआ, डिमांड हाई होगी, फिर डिमांड जैसे ही हाई होगी फिर प्रोडक्शन हाई हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, बट डिमांड हाई हुआ, फिर हमारा धीरे धीरे ओवर द टाइम इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ने लगेगा। तो ये जो होता है हमारा एक इकोनॉमिक पूरा ये साइकिल है, और ये हमेशा चलते रहता है डिमांड और इंटरेस्ट रेट के बीच में। तो अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारा अच्छे से मैनेज किया जाता है, मतलब इन्फ्लेशन रेट को, इंटरेस्ट रेट को, तो रिसेशन इतना नहीं आता है। तो इस पूरे साइकिल में अगर कोई भी चीज़ इधर उधर होती है तब हमारा एक रिसेशन देखा जाता है। तो इसलिए आप रिसेशन से डरो मत, क्योंकि ये देख रहे हो आप पूरा एक साइकिल चल रहा है जिसमें इंटरेस्ट रेट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कुछ ना कुछ फैक्टर कभी इधर उधर हो जाती है जिसके कारण भी रिसेशन ट्रिगर होता है। और भी अदर कॉजेज ऑफ रिसेशन है जिसके बारे में हम अलग वीडियो में बात कर सकते हैं। तो ये था कि रिसेशन क्या होता है और रिसेशन से आपको क्यों नहीं डरना चाहिए। अब एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें रिसेशन के टाइम पे क्या करना चाहिए। तो जो बहुत लोग करते हैं और बहुत लोग से सुने होंगे कि पूरा स्टॉक आपकी ज़ीरोधा में जो भी पड़ा हुआ है या जिस भी आप डीमैट अकाउंट को यूज़ करते हैं उसको सेल आउट कर दो, निकल जाओ, पूरा मार्केट में पैसा जमा कर लो, ताकि जब पूरा मार्केट गिर जाएगा 16,000 से 13,000 12,000 पे आ जाएगा तब हम फिर से पैसा डालेंगे और फिर से खरीदेंगे, ताकि हम वैल्यू इन्वेस्टिंग कर सके जो वॉरेन बफे करते थे। और इस चीज़ की तरफ हम बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी हो जाते हैं। बट
ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। टेक्निकली जो बेस्ट वे ऑफ इन्वेस्टिंग है वो है एसआईपी। क्यों? क्योंकि कभी भी मार्केट को टाइम नहीं करना चाहिए कि आप सोचोगे जब मार्केट इतना नीचे जाएगा तो हम खरीद लेंगे फिर बाय कर लेंगे। तो अगर सिंपल आपने म्यूचुअल फंड कर रखा है, आपकी एसआईपी चल रही है, तो आप एज इट इज़ अपनी एसआईपी को चलने दो। SIP इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ इन्वेस्टिंग इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कैसे चल रही है। आप हमेशा एक कंटिन्यूअस अमाउंट ऑफ मनी कहीं पर डाल रहे हो एंड वो लॉन्ग रन में आपको अच्छा ही रिटर्न देके जाएगा। अगर जैसे कि एक साइकोलॉजी ऑफ मनी में एक एग्जांपल दिया गया था, आप डेटा को एक्जैक्टली ध्यान मत देना क्योंकि मुझे डेटा पॉइंट एक्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन उसमें कुछ था कि उन्होंने लिया था कंपैरिजन के लिए कि 3000 ईयर्स का कंपैरिजन, जिसमें कि 400 से भी ज़्यादा टाइम रिसेशन आया था। तो उस ड्यूरेशन में भी जो इन्वेस्टर थे उनका भी पैसा ऑन एन एवरेज 12 to 18% से कंपाउंड हुआ था। तो मार्केट को टाइम बाउंड नहीं करना चाहिए। आप इन्वेस्टिंग करते जाओ, लॉन्ग रन में आपको एक अच्छा ही रिटर्न मिलता है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों का नॉलेज है कि हाँ यहाँ से ये इंक्रीज हो जाएगा, ये हो जाएगा, देन इट्स ऑन यू। अब अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक ज़्यादा रखते हो अपने डीमैट अकाउंट में, तो नाउ यू नीड टू मेक श्योर कि आप पूरा बेच के मत निकल जाओ। आप देखो आपके पास जो भी होल्डिंग्स है, कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, अगर वो अच्छे हैं तो यू कैन रिटेन देयर, और अगर उसमें आपको डाउट्स हो रहा है देन ऑब्वियसली यू कैन सेल आउट एंड आप वहाँ से निकल सकते हो। ऑब्वियसली ये कोई गाइड नहीं है, डू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर जब भी आप कोई फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हो उससे पहले। ये एक सजेशन है कि रिसेशन जब भी आता है, आने वाले टाइम में भी आएगा, तो उस टाइम पे पैनिक करने का ज़रूरत नहीं है। टेक अ वाइज डिसीजन, किसी के भी बातों को सुन के आप डिसीजन मत लो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, और अगर आप जानना चाहते हो कि कौन से ट्रांजैक्शंस करने पे आपको इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है तो इसके लिए आप मेरे राइट वाले वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो।